गुड मॉर्निंग क्रैकर्स। हम जो है ना अभी एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है। अभी तक हमने ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल अच्छे से करा है। ठीक है, जितने पॉइंट्स उसके अंदर होने चाहिए सब अच्छे से डिस्कस करे हैं। तो इन चीज़ों में कोई डाउट अगर रह गया है ना तो वो कमेंट सेक्शन के द्वारा पूछ सकते हो आप लोग। अभी हम करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्सक्रीटरी सिस्टम से मतलब क्या है हमारा। देखो, हम कुछ भी खाना खाएंगे, खाना खा के हमें एनर्जी मिलेगी। ठीक है, एनर्जी कैसे मिलेगी? अगर डाइजेशन अच्छा हुआ तो। डाइजेशन अगर हमारा प्रॉपर है, फिट है, तो हमें हमें एनर्जी मिलेगी, प्रॉपर ग्रोथ होगी, हमारा मेटाबॉलिज्म भी प्रॉपर रहेगा, है ना? अगर मेटाबॉलिज्म भी प्रॉपर है तो वो जो फूड में डाइजेस्ट होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया वो हमारे लिए वेस्ट है। वेस्ट ही है ना वो। तो वो वेस्ट को शरीर से बाहर निकालने का काम किसका है? हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का। ठीक है, तो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो है ना हमारे, वो होते हैं किडनी, लीवर, लंग्स। ठीक है, कुछ इस टाइप के हमारे मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन्स होते हैं। तो हम इन्हीं को डिटेल में पढ़ेंगे कि किडनी कैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम में हेल्प करती है, लंग्स कैसे करते हैं और लीवर कैसे करता है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम से मतलब क्या है। टॉपिक है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है। अब देखो, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसके अंदर टॉक्सिन्स होते हैं। टॉक्सिन्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो उनको हमें अपनी बॉडी से निकालना पड़ेगा, है ना? अब उन टॉक्सिन्स को निकालने का काम किसका है? एक्सक्रीटरी सिस्टम का है। अब टॉक्सिन्स से क्या मतलब है? टॉक्सिन्स एक तरह से फ्री रेडिकल का काम करते हैं। यानी कि टॉक्सिन्स जो है हमारी बॉडी में फ्रीली मूवेबल होते हैं, फ्री मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, अगर फ्रीली मूवेबल कोई टॉक्सिन है हमारी बॉडी में तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हो गया कि हमारी बॉडी उसको जल्द से जल्द अपने बॉडी से बाहर निकाले, है ना? तो वो सारा फंक्शन कौन करता है? हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है। ठीक है, फिर ये कैसे होता है? ये होता है मेटाबॉलिज्म के द्वारा। अब मेटाबॉलिज्म तो तुमको पता ही होगा। जैसे तुमने देखा है, कई बच्चे खाना तो पूरा खाते हैं पर फिर भी उनका वेट गेन नहीं होता। नहीं होता वेट गेन। उनका वेट हमेशा ही लेस रहता है, अंडर वेट रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म खराब है। उनके मेटाबॉलिज्म में कुछ ना कुछ दिक्कत है, जो वो अच्छे से डाइजेशन और अच्छे से एक्सक्रीशन नहीं कर पा रहा। ठीक है, फिर हमें हमारा जो है ना, जितनी भी हमारी बॉडी है, तुम्हें पता होगा हमारी बॉडी में अनगिनत रिएक्शंस होती रहती हैं पर मिनट। काफ़ी सारी रिएक्शंस होती रहती है हमारी बॉडी में, है ना? तो इतनी सारी रिएक्शंस की ज़रूरत क्या है? हर चीज़ के लिए रिएक्शन होती है। जैसे हम साँस ले रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो उसकी भी रिएक्शन के थ्रू ही हमें एनर्जी मिलेगी। कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, पेट के अंदर कितनी सारी रिएक्शंस होंगी तभी जाके डाइजेशन होगी। कोई चीज़ प्रोटीन को तोड़ रहा है, ये सब रिएक्शंस का ही काम है। ठीक है? तो हम उन उन रिएक्शंस को जो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज़्म में हेल्प करती है ना, उनको बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट है इसलिए हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस वे होती हैं जो वेस्ट प्रोडक्शन में हमारी सबसे ज़्यादा हेल्प करती हैं। वेस्ट प्रोडक्शन। ठीक है, तो वेस्ट प्रोडक्शन में कौन हेल्प करता है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है, फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक तो होती है एनाबॉलिक और एक होती है कैटाबॉलिक रिएक्शंस। अब देखो, नाम से ही तुम्हें अंदाजा आ रहा होगा कि ये तुमने पढ़े हुए हैं, है ना? पढ़े हुए हैं और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हम इनको डिटेल में देखेंगे। एनाबॉलिक रिएक्शंस वे होती हैं जो हमें प्रोडक्ट में यूजफुल थिंग्स देके जाती है, यानी कि इनके अंदर क्रिएशन होता है, क्रिएशन ऑफ यूजफुल थिंग्स। एनाबॉलिक के अंदर क्रिएशन होता है, कैटाबॉलिक के अंदर डिस्ट्रक्शन होता है, यानी ब्रेक डाउन, या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स। देखो, एनाबॉलिक के अंदर तो क्रिएशन होगा, ऑन द अदर हैंड कैटाबॉलिक के अंदर ब्रेक डाउन या हम बोल सकते हैं डिस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, किसका डिस्ट्रक्शन होगा? यूजफुल प्रोडक्ट्स का। इसमें क्रिएशन किसका होगा? यूजफुल थिंग्स का।
अब हमारी बॉडी के लिए यूजफुल थिंग्स, इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है? तो वो है हमारे एंजाइम्स, हमारे हॉर्मोन्स, ठीक है? जैसे वेट गेन है, वेट गेन प्रोसेस, वेट गेनिंग का प्रोसेस है, ये हमारे लिए वेट गेन होता है हमारी बॉडी में, तो किसके थ्रू होता है? हमारे एंजाइम्स या हमारे हॉर्मोन्स के द्वारा। वेट गेन के लिए हार्मोन है ना, कोई कितना लंबा होगा, क्या कौन डिसाइड करता है? एक तो जीन्स और दूसरा हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। तो हमारे लिए हार्मोन्स देखो कितना इंपॉर्टेंट हो गया, हमारे एंजाइम्स कितने इंपॉर्टेंट हो गए। हम कुछ भी खाएंगे, डाइजेशन करना है तो एंजाइम होने चाहिए। एंजाइम्स तो काफ़ी जगह यूज़ होते हैं, इसलिए देखो एनाबॉलिक रिएक्शंस जो होती है ना, उनके अंदर एंजाइम्स और हार्मोन्स का क्रिएशन होता है, ठीक है? तो ऐसे याद रखना कि जो एनाबॉलिक रिएक्शन है ना, वे सभी रिएक्शंस एनाबॉलिक रिएक्शंस कहलाएंगी जिनके अंदर एंजाइम्स या फिर हार्मोन्स का क्रिएशन होगा, ठीक है? तो वो सब क्या होगी? हमारी एनाबॉलिक रिएक्शंस। ऑन द अदर हैंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस वे होती हैं जो हमारे यूजफुल प्रोडक्ट का डिस्ट्रक्शन या ब्रेक डाउन में हेल्प करती हैं। अब यूजफुल प्रोडक्ट कौन सा था? हमारा एंजाइम, हमारा हार्मोन। तो ये इन्हीं दोनों का ब्रेक डाउन करती है। कौन करती है? कैटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है? तो बेसिकली ये देखो, एनाबॉलिक रिएक्शंस में तो एंजाइम क्रिएट हुआ, फिर वो एंजाइम यूज हुआ कैटाबॉलिक रिएक्शंस में। क्यों क्यों यूज हुआ? ताकि हमें एनर्जी मिले। तो ये इंटरकनेक्टेड होगी, ब्रेक डाउन करने के लिए यूज हुआ, ठीक है? तो इसके अंदर अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिए, ठीक है? तो जब भी हम देखेंगे ना कि जो ब्रेक डाउन है या फिर डिस्ट्रक्शन है, किसी भी चीज का डिस्ट्रक्शन होगा तो उसके दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो बनेगा यूजफुल, जो कि होती है हमारी एनर्जी, किस फॉर्म में होती है? एटीपी की फॉर्म में होती है, ठीक है? और दूसरा बनेगा हमारा वेस्ट, वेस्ट प्रोडक्ट। अब वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने का काम किसका है? एक्सक्रिएटरी सिस्टम का। वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर के अंदर नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि ये हमारे लिए हार्मफुल है, हमारे लिए डेंजरस है, डेंजर है, हार्मफुल है, ठीक है? तो उनको निकालने का काम कौन करेगा? हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है? अब जैसे हमने देखा था कि एनाबॉलिक रिएक्शंस है, एनाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर वेट गेन प्रोसेस होता है। ऑन द अदर हैंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर वेट लूज प्रोसेस होता है, वेट लूज प्रोसेस। यानी कि ये तो ब्रेक डाउन कर रहा है और ये क्रिएशन कर रहा है, यानी कि वेट गेन हो गया तो हमारा एनाबॉलिक, वेट लूज प्रोसेस हो गया तो हमारा कैटाबॉलिक। तो ये बेसिक बेसिक सी थिंग्स थी जो हमें पता होनी चाहिए हमारे इसके बारे में। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और देखेंगे कि कौन सी रिएक्शन क्या होती है। जैसे हमने फोटोसिंथेसिस का सबको पता है, फोटोसिंथेसिस क्या होती है? तो फोटोसिंथेसिस, देखो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी रिएक्शन है जो प्लांट्स करते हैं अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए, फूड को सिंथेसाइज करने के लिए, ठीक है? तो प्लांट्स अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं कैसे? फोटो से। फोटो क्या होता है? जिस अगर तुमने फिजिक्स हल्की फुल्की याद हो तुम तो तुमने तुमने देखा होगा कि जो सन है, सन वेव पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है, तो उनको ही फोटोन बोलते हैं। तो इनडायरेक्टली फोटोसिंथेसिस उसी प्रोसेस को बोलते हैं जो उस एनर्जी का यूज करके अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं, यानी फूड को प्रिपेयर करते हैं। किसके थ्रू? सनलाइट के थ्रू, सनलाइट के थ्रू अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है? अब ये तो सबको पता था। अब इम्पोर्टेंट क्या है? इसकी केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जैसे हमें पता है इसके फोटोसिंथेसिस के लिए दो चीज़ें बहुत मेन है। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने वेस्ट के थ्रू छोड़ देते हैं। तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा क्या है? सनलाइट और पानी, ठीक है? यहाँ पर सनलाइट लगेगी और क्लोरोफिल। क्या मतलब है इससे? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेंगे ना प्लांट को, तो वो एक रिएक्शन अप्लाई करेगा, रिएक्शन शो करेगा, जिसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी एनर्जी बनाएगा, यानी फूड प्रिपेयर करेगा। खाने से ही तो एनर्जी आती है। तो प्लांट्स के लिए एनर्जी कौन देता है? ग्लूकोज देता है, C6H12O6। क्या है ये? ग्लूकोज। अब ये इंपॉर्टेंट था, इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज किसको बोलते हैं? C6H12O6 को बोलते हैं ग्लूकोज। प्लस में रिलीज करता है ऑक्सीजन, ठीक है? फिर इसको बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, ये होगी इक्वेशन बैलेंस। तो फोटोसिंथेसिस एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर सनलाइट की प्रेजेंस में फूड बनाता है। कौन बनाता है? प्लांट। किसकी हेल्प से? क्लोरोफिल और सनलाइट। अवेलेबिलिटी क्या होनी चाहिए? एक तो पानी होना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए। जब अगर ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट है ना, तो
प्लांट सनलाइट की प्रेजेंस में एनर्जी बनाएगा ग्लूकोज की फॉर्म में। अब ये ग्लूकोज की फॉर्म में एनर्जी बना रहा है, यही तो ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली ग्लूकोज ही तो है जो हर ऑर्गेनिज्म को एनर्जी दे रहा है, यही तो है। कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है ग्लूकोज, है ना। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो लेक्चर्स देख लेना, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में करा था, कार्बोहाइड्रेट को डिटेल में करा था, ठीक है। और हमें बाई प्रोडक्ट मिलता है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट का मतलब होता है वेस्ट। प्लांट के लिए वेस्ट है, क्या है वेस्ट? ऑक्सीजन। तो ये इसको रिलीज कर देगा, कहाँ कर देगा? एटमोस्फेयर में। अब इसका रिलीज किया हुआ जो वेस्ट है वो ह्यूमंस के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ह्यूमंस के लिए तो बहुत ही यूजफुल है ना। तो देखा जाए तो फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस हो गया, एनाबॉलिक रिएक्शन होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये यूजफुल प्रोडक्ट का क्रिएशन कर रहा है, हमारे लिए यूजफुल है ये ऑक्सीजन, पर उसके लिए तो वेस्ट है ना। पर हमारे लिए ये यूजफुल है, तो क्रिएशन हुआ ऑक्सीजन का। अब क्रिएशन हुआ यूजफुल प्रोडक्ट का, तो ये क्या होगी? हमारी एनाबॉलिक रिएक्शन। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि फोटोसिंथेसिस क्या है, एनाबॉलिक है या कैटाबॉलिक है? तो उसका सिंपल सा आंसर है कि फोटोसिंथेसिस हमारी एनाबॉलिक प्रोसेस है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर यूजफुल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, और वो यूजफुल प्रोडक्ट क्या है? वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यही तो है जो जिसकी वजह से हम सरवाइव कर पा रहे हैं। अब ऑक्सीजन से याद आ रहा होगा तुम्हें कि हमारा एटमॉस्फेयर है, जो एटमॉस्फेयर, इसके अंदर कुछ गैसेस मिलती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सम अदर गैसेस। तो नाइट्रोजन 78% होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन होती है 21%, और अदर गैसेज होगी रिमेनिंग। रिमेनिंग होगी अदर गैस, जिसके अंदर 0.02% के आसपास तो ओनली कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, ठीक है। तो ये सब था हमारा ऑक्सीजन का। अब ये ऑक्सीजन हमारे लिए यूजफुल प्रोडक्ट है ना। तो इस रिएक्शन ने यूजफुल प्रोडक्ट का क्रिएशन किया, तो ये कौन सी होगी? हमारी एनाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। फिर देखो मैंने बताया था, क्या बताया था? जैसे कार्ब्स हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कर रखा हमने ये, क्या अब रिपीट कर रहे हैं तो ध्यान से देखना। जैसे कार्ब्स है, कार्ब्स हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें इसको ऐसी चीज के अंदर ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा जो हमारी बॉडी इजीली यूज कर सके। उसी प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन, ठीक है। तो ये कार्ब्स जो है ना, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। अब ग्लूकोज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कार्ब्स को डाइजेस्ट किया, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। अब ग्लूकोज हमारे लिए यूजफुल है, तो कार्ब्स को डाइजेस्ट किसने किया? वहां पे हमारे एंजाइम्स यूज हुए। याद करो, अमाइलेज और टाइलिन, ये दोनों जो हैं वे कार्ब्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो एंजाइम्स जो हैं, एंजाइम्स यूज होते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस में। किस में यूज होते हैं? एनाबॉलिक रिएक्शंस में। नहीं, एनाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर फॉर्मेशन होती है एंजाइम्स की, यूजफुल प्रोडक्ट्स की, और यूज किस में होते हैं? कैटाबॉलिक में, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होना, तो थोड़ा ध्यान से एक बार एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन प्रोटीन कन्वर्ट होता है हमारा एमिनो एसिड में, इसी को तो डाइजेशन बोलते हैं। प्रोटीन को कन्वर्ट कर दिया एमिनो एसिड में, यही तो डाइजेशन है। एक स्मॉल पार्ट है डाइजेशन का, किसके द्वारा हुआ? एंजाइम के, ठीक है। तो एंजाइम जब बनता है ना, तो उसको बोलेंगे एनाबोलिक, और जब वो यूज होगा तो उसको बोलेंगे कैटाबोलिक प्रोसेस, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है ना, इसके अंदर एंजाइम का यूज हुआ, किस में यूज हुआ? ब्रेक डाउन में यूज हुआ, प्रोटीन को ब्रेक किया एमिनो एसिड में। तो ये रिएक्शंस और ये रिएक्शन, ये दोनों कैटाबोलिक रिएक्शन है, कैटाबोलिक रिएक्शन। अब एंजाइम का बनना एनाबोलिक है, उस और उस बने हुए एंजाइम का यूज करके किसी भी प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन करना अदर यूजफुल थिंग में, वो हो गया हमारा कैटाबोलिक रिएक्शन। तो इसमें कोई डाउट है तो कंफ्यूज मत होना, कमेंट करना। एक लास्ट एग्जांपल और बताता हूँ ताकि इजीली समझ में आए। अब देखो, हमारा फैट है, फैट को ब्रेक करना होता है हमारा फैटी एसिड में, फैटी एसिड, यही डाइजेशन है। ये फैट हमारे बॉडी के अंदर यूज में नहीं आ सकता जब तक ये फैटी एसिड में कन्वर्ट ना हो जाए, है ना। तो अब इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे एंजाइम यूज होंगे, एंजाइम्स यूज होंगे, ठीक है। तो जो एंजाइम बनता है ना, उस प्रोसेस को, एंजाइम के बनने के, इसके क्रिएशन के, उसको तो बोलेंगे एनाबोलिक, एनाबोलिक रिएक्शंस। इसके थ्रू बनते हैं।
फिर वो एंजाइम फैट के ब्रेक डाउन में यूज हुआ। किस में यूज हुआ? ब्रेक डाउन में। अब ब्रेक डाउन में यूज हुआ तो इसको बोलेंगे कैटाबोलिक, कैटाबोलिक रिएक्शन। तो इसमें अब कोई डाउट है तो आप बताओ, कमेंट करो, ठीक है, वरना हम एक दो एग्जांपल्स और देखेंगे। जैसे हमने पढ़ा है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन मतलब हमारे फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी रेस्पिरेशन के थ्रू ही बनती है, मिलती है हमें एनर्जी। अगर हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन सिस्टम ना होना तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे, क्यों? हमें एनर्जी ही नहीं मिलेगी। तो एनर्जी अगर चाहिए तो हमारे रेस्पिरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमें, अगर ह्यूमंस को एनर्जी चाहिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी चाहिए तो रेस्पिरेशन हो गया इंपॉर्टेंट। फूड चाहिए तो प्लांट्स को इंपॉर्टेंट हो गया फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, इनके रिएक्शन भी याद रखना, इनकी कंपोजिशन भी याद रखना, बाई प्रोडक्ट्स भी याद रखना। अब रेस्पिरेशन है, अब रेस्पिरेशन कैसे होती है? हमारी लंग्स में होती है। तो क्या क्या चाहिए? एक तो हमें चाहिए ग्लूकोज, एक चाहिए हमें ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है किसमें? एनर्जी में। ठीक है, ऑक्सीजन की जरूरत है क्योंकि ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। और रेस्पिरेशन क्या होती है? जब हमारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं ना, तो हमें मिलती है एनर्जी और थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एनर्जी मिलती है हमें एटीपी की फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये पूछा जा सकता है कि एटीपी क्या होता है, तो वो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो रेस्पिरेशन वही है, एनर्जी फॉर्मेशन का प्रोसेस, जिसके अंदर ग्लूकोज के अंदर जब हमारी ऑक्सीजन मिक्स होगी तो वो एनर्जी देगी, थोड़ा सा पानी देगी और क्या देगी? कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस रिएक्शन के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट। ठीक है, क्या ये? बाई प्रोडक्ट। अब बाई प्रोडक्ट है, इसका मतलब इसको शरीर से बाहर निकाल देंगे, यानी ये हमारे लिए वेस्ट है। ठीक है, अब हमने देखा था फोटोसिंथेसिस के अंदर बाई प्रोडक्ट था ऑक्सीजन, जो उनके लिए वेस्ट था प्लांट्स के लिए, पर हमारे लिए था इंपॉर्टेंट। सिमिलरली ये जो है रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ये हमारे लिए तो है बाई प्रोडक्ट यानी कि वेस्ट है, पर ये प्लांट्स के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दो चीजें ही तो खाना बनाती हैं, ग्लूकोज बनाती हैं। फिर वो ग्लूकोज कहाँ यूज हुआ? यहाँ यूज हुआ। अब वो बना हुआ ग्लूकोज यहाँ यूज हुआ, इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन होगी? कैटाबोलिक, कैटाबोलिक रिएक्शन। कौन सी है कैटाबोलिक रिएक्शन? रेस्पिरेशन। ठीक है, और एनाबोलिक कौन सी थी? एनाबोलिक थी हमारी फोटोसिंथेसिस। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि जो हमारी फोटोसिंथेसिस है वो कौन सी रिएक्शन है, एनाबोलिक या कैटाबोलिक? तो हमें डायरेक्ट पता चल रहा है कि वो एक एनाबोलिक रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, क्रिएशन होती है। अब ग्लूकोज एक काफी यूजफुल प्रोडक्ट है, इसलिए वो क्या होगी? हमारी एनाबोलिक रिएक्शन। ठीक है, फिर एक पेपर में आया हुआ था कि रेस्पिरेटरी जो हमारा प्रोसेस है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, वो कौन सी रिएक्शन है, कौन सी मेटाबॉलिक रिएक्शन है? ऐसे ऑप्शन में दे रखा था कि ये मेटाबॉलिक रिएक्शन है या नहीं है, तो मेटाबॉलिक है। फिर क्वेश्चन बने कि कौन सी मेटाबॉलिक है, तो वो है कैटाबॉलिक रिएक्शन। कौन सी है? कैटाबॉलिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो ग्लूकोज है ना, वो यूजफुल प्रोडक्ट था, वो यूज हो रहा है ब्रेक डाउन में, और ब्रेक डाउन होके किस किस में कन्वर्ट हो रहा है? एनर्जी में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो इसके अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट करो, वरना हम एक दो पॉइंट और देखेंगे और आज का लेक्चर इतना ही करेंगे, क्योंकि ज़्यादा भागने से फ़ायदा नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, उसके बाद ही धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे एक्सक्रीशन सिस्टम में। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखो, जैसे तुमने सुना होगा डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ यानी मधुमेह, जिसको कॉमनली शुगर भी बोल देते हैं। लगभग हर दूसरा या तीसरा बंदा इससे अफेक्टेड है, चाहे वो बच्चा हो या वो बूढ़ा हो या वो जवान हो। लगभग हर दूसरा तीसरा बंदा डायबिटीज़ से ग्रस्त है, वो बहुत ही ज़्यादा फेस कर रहा है डायबिटीज़ को लेकर। ठीक है, तो डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ देखा जाए तो ग्लूकोस है, जो ग्लूकोस है यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट से मिलता है ना, ग्लूकोस। ग्लूकोस का प्रॉपर बॉडी यूज नहीं कर पाती, तो वो क्या रहता है? ब्लड में मिक्स रह जाता है, ब्लड में मिक्स रह जाता है, मिक्स रह जाता है। ठीक है, अब ब्लड में मिक्स रह जाएगा तो तुम जब भी चेक करोगे ना तो उसके ब्लड मीठा मिलेगा। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज उसका यूज नहीं हुआ और वो ब्लड में मिक्स रह गया। इसी कंडीशन को बोलते हैं कि भाई ये बंदा डायबिटिक है, यानी इसकी शुगर हाई है, यानी कि डायबिटीज इसकी हाई रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि उसका ग्लूकोज प्रॉपरली यूज नहीं हो पा रहा, और प्रॉपर यूज न होने के कारण ही उसको एनर्जी नहीं मिल पा रही। इसलिए वो लेजी लेजी सा फील करता है, लेजी, स्लीपी।
और उसको डिजीनेस भी आता है, यानी चक्कर वगैरह भी आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उसका जो ग्लूकोज तो उसके अंदर है, पर वो यूज नहीं हो पा रहा ग्लूकोज। वो एक काइंड ऑफ ऐसे पड़ा रहता है, ब्लड में फैलता रहता है, तो वो ग्लूकोज ब्लड में ही मिक्स रह जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं कि डायबिटीज हो गई है। अब डायबिटीज वाला बंदा आलसी रहेगा, स्लीपी स्लीपी सा रहेगा, नींद में रहेगा, और उसको चक्कर वगैरह भी आएंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉपर एनर्जी तो बन ही नहीं रही। अब इसी एनर्जी को बनाने के लिए क्या यूज होता है? इंसुलिन। इंसुलिन इंसुलिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है और हमारे प्रॉपर एनर्जी के अंदर हमें एटीपी के फॉर्म में एनर्जी दे देता है। तो इसलिए इंसुलिन इंपॉर्टेंट होगी। इसीलिए जब टाइप 1 जो वो है ना डायबिटीज, उसके अंदर इंसुलिन के डायरेक्ट इंजेक्शंस दिए जाते हैं, ठीक है। और टाइप 2 में डायरेक्ट हमें टैबलेट्स देते हैं, और टाइप 1 में हमें इंजेक्शंस मिलते हैं। इंजेक्शन मिलते हैं क्योंकि उसका जो ऑर्गन है ना पैनक्रियाज, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसको एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प चाहिए जो उसको बना बनाया इंसुलिन हार्मोन दे दे, ठीक है। पर टैबलेट्स यूज कब होती हैं? जब उसके मतलब पैनक्रियाज तो एक्टिव है परंतु वो अपना काम नहीं कर पा रहा है, हल्का हल्का काम कर पा रहा है, मतलब काम कर सकता है, 100% नहीं दे पा रहा है। तो उस कंडीशन में क्या यूज होती है? हमारी टैबलेट्स यूज हो जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में? वो आता है कि जो डायबिटीज है ना, वो कैटाबोलिक है या एनाबोलिक है, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा सोचो। क्या सोचो कि जो हमारी डायबिटीज है वो कैटाबोलिक रिएक्शन का पार्ट होगी या एनाबोलिक रिएक्शन का पार्ट होगी? तो उसका आंसर क्या रहेगा? वीडियो पॉज करके थोड़ा सोचो, ठीक है। तुम सोचोगे तभी तुम थोड़ा खुद का दिमाग यूज कर पाओगे। अब खुद का दिमाग यूज करोगे तो वो ज्यादा टाइम तक याद रहेगा, ठीक है। तो पॉज करके सोचो, आंसर लिख देना कमेंट्स में। तो देखो, जो डायबिटीज है ना वो दोनों है, वो कैटाबोलिक भी है और वो एनाबोलिक भी है। अब वो एनाबोलिक कैसे है? क्योंकि हार्मोन्स का क्रिएशन तो हो ही रहा है हमारी बॉडी में। तो वो जो डायबिटीज होगी ना, जो भी रिएक्शंस वगैरह होंगी उसके अंदर इंसुलिन हार्मोन तो बन रहा है। अब ये यूजफुल है, अब यूजफुल प्रोडक्ट का जो निर्माण हो रहा है, क्रिएशन हो रहा है, इसकी वजह से ये क्या होगी? एनाबोलिक होगी। अब ये इंसुलिन यूज भी हो रहा है, कहाँ यूज हो रहा है? ब्रेक डाउन में, ग्लूकोज के। अब ग्लूकोज को ब्रेक करके ही तो हमारा एनर्जी मिलेगी, तो इसके ब्रेकडाउन में भी यूज हो रहा है, तो इस वजह से ये कैटाबोलिक भी है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यही आता है कि जो डायबिटीज है इसके अंदर जो रिएक्शंस वगैरह होती हैं वो एनाबोलिक है या कैटाबोलिक है? तो उसका आंसर होगा वे दोनों है। बोथ ऑफ दीज ऑप्शन में टिक कर देना, ठीक है। तो इतने में अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ, वरना हम फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हमारा टॉपिक चल क्या रहा है? एक्सक्रीटरी एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर कैसे निकालते हैं वो सब पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो, हमारे जो ह्यूमंस हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं उनका मेन जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना वो नाइट्रोजन ही होता है। नाइट्रोजीनियस वेस्ट बोलते हैं उसको। यही है वो डेंजरस वेस्ट जो हमारी बॉडी को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। अब ये बनता कैसे है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम सबको पता है, प्रोटीन प्रोटीन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। और हमारे लगभग हर सेल को प्रोटीन, हर सेल को, हर टिश्यू को प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ये बिल्डिंग ब्लॉक की तरह ही काम करता है, ठीक है। प्रोटीन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए जब प्रोटीन यूज़ होगा तो वो वेस्ट भी क्रिएट करेगा। यानी कि प्रोटीन कन्वर्ट होगा किस में? अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड में, ठीक है। प्रोटीन कन्वर्ट होगा अमीनो एसिड में, और अमीनो एसिड हमारी बॉडी यूज़ करेगी, यूज्ड बाय अवर बॉडी। अब जब बॉडी अमीनो एसिड को यूज करेगी ना तो वो कुछ टॉक्सिन्स को रिलीज कर देगी, ठीक है। वो टॉक्सिन्स जो होंगे वो अमोनिया होगा, अमोनिया, ठीक है। तो अमीनो एसिड का बॉडी यूज करेगी और बाय प्रोडक्ट में अमोनिया बना देगी। क्या कहा मैंने? प्रोटीन ब्रेक होगा अमीनो एसिड में, क्योंकि प्रोटीन हम यूज नहीं कर सकते, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करके अमीनो एसिड बनेगा। फिर वो अमीनो एसिड हमारी सेल्स, हमारे टिश्यूज, हमारे ऑर्गन्स यूज करेंगे, और यूज करने के बाद हमें अमोनिया गैस मिलेगी, अमोनिया गैस मिलेगी। और ये अमोनिया जो है, अमोनिया ये टॉक्सिक टॉक्सिक होती है, काफी ज्यादा टॉक्सिक है, और ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट। अब डिपेंड करता है कि कौन किस तरह से एक्सक्रीट कर सकता है। कई लोग इसको डायरेक्ट अमोनिया को एक्सक्रीट कर देते हैं, शरीर से बाहर निकाल देते हैं। कई इसको यूरिया में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको यूरिया को बाहर निकालते हैं यूरिन के थ्रू, ठीक है। और काफी लोग यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। लोग नहीं, ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि कौन सा ऑर्गेनिज्म ये जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है इसको अमोनिया के रूप में शरीर से बाहर कौन निकाल रहा है,
यूरिया के रूप में कौन निकाल रहा है, यानी किस ऑर्गेनिज्म के लिए यूरिया वेस्ट है, किस ऑर्गेनिज्म के लिए अमोनिया वेस्ट है, या फिर किस ऑर्गेनिज्म के लिए यूरिन वेस्ट है। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर इसी बेस पे रहेगा। और ये जो तीनों है ना, ये इंपॉर्टेंट लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है अब, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट अब स्टार्ट होगा। अब तक तो हमने सिर्फ कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। अब वाला जो पार्ट है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट शुरू होने जा रहा है। हमारा मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम वो अब स्टार्ट होने जा रहा है। तो मैं आपको बस यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग कंटिन्यू बने रहना। कंटिन्यूअस नहीं रहोगे तभी तभी दिक्कतें आती हैं। एक दिन में एक लेक्चर लो, एक से ज़्यादा मत लो, उसको फिर एक लेक्चर को रिवाइज करो और अलग अलग जगह से क्वेश्चन वगैरह फाइंड आउट करो। अगर तुम्हें लगे कि भाई प्रीवियस ईयर तुम देख सकते हो, तो प्रीवियस ईयर से उन्हीं टॉपिक के क्वेश्चन निकालो और उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ो। ऐसे की जाती है पढ़ाई। ठीक है, तो अभी करो रिवीजन। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे नाइट्रोजीनियस वेस्ट के बारे में, जो हमारी बॉडी को एक्सक्रीट करना होता है। इसके ऊपर 4 से 5 क्वेश्चंस इजीली आपको मिल जाएंगे। हर एग्जाम में लगभग लगभग इसके ऊपर 1 से 2 क्वेश्चंस तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। किडनी, लीवर, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ो। ठीक है, तो गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।